हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस क्लैरिटी में। हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं जिसमें बात कर रहे हैं कि संविधान संशोधन जो पार्लियामेंट करती है आर्टिकल 368 का यूज करके, क्या वो संशोधन आर्टिकल 13 में दिए गए लॉ की परिभाषा में आता है या नहीं। और हमने कुछ बैकग्राउंड के बारे में भी अपने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था और देखा कि किस तरह 1950s के दौर में गवर्नमेंट जो थी उस समय की जो पीक मोमेंट पर थी सोशलिस्ट मूड के, और वो अलग अलग लॉज के जरिए अलग अलग कानून बनाकर संशोधन करके वो लोगों को फायदा बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। उन्हीं में कुछ लॉज था जैसे कि लैंड रिफॉर्म लॉज, जो जमींदारों को कुछ जमीन उससे लेकर समाज में बांटने की, जिनके पास जमीन नहीं थी उनको देने की, या सीलिंग लॉज और टेनेंसी लॉज, कुछ इस तरह के लॉज थे जो वो इस तरह के लॉज पास करके वो समाज पर भलाई करना चाह रही थी आर्थिक स्तर पर। कुछ लॉज को जमींदारों के द्वारा चैलेंज किया गया देश के कई सारे हाई कोर्ट में, अलग अलग स्टेट से, और उस हाई कोर्ट में देश के जमींदारों के फेवर में फैसला सुना दिया गया। तो इसको चैलेंज करने के लिए, इसके काउंटर अटैक करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट पास करती है। और वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हमने जाना था और एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि जो पहला ही संविधान संशोधन है वो फंडामेंटल राइट है, वायलेशंस करता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में पहला केस गया उसको शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के नाम से जाना गया। इस केस का क्या जिस्ट निकल के आता है, क्या जमींदारों का क्या आर्गुमेंट रहा, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा इस केस पर, उसके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट की हम चर्चा करेंगे और ओवरऑल एक कंक्लूजन्स को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा। तो जमींदारों ने इस केस के जरिए अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि सर संविधान संशोधन जो है वो खुद में एक लॉ है, और जैसा कि आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून वगैरह नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकार के पावर को कम करे। तो आप आर्टिकल 13 का यूज करके जो पहला संविधान संशोधन लाया गया सरकार के द्वारा है उसको नल एंड वॉइड कीजिए, ये जमींदारों का कहना था। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट सुनाती है उसको पता करते हैं, उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि पार्लियामेंट के पास जो है वो दो तरह के फंक्शंस है। पार्लियामेंट हैज टू काइंड ऑफ फंक्शंस। पहला कि वो एक ऑर्डिनरी लॉ बनाती है और दूसरा है कि वो संविधान में संशोधन करती है। आर्टिकल 13 में जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो संविधान के ऑर्डिनरी लॉज के लिए है। मतलब जुडिशरी का कहना था कि हमारे पास सिर्फ पावर ऑर्डिनरी लॉ को चेक करने का है, इस पर जुडिशियल रिव्यू करने का है। आर्टिकल 13 में जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू करने का पावर, संविधान संशोधन जो पार्लियामेंट करती है उसके लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है कोर्ट। यानी उनका कहना था कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो आर्टिकल 368 के बियॉन्ड रिव्यू है। तो इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर अगर हम एक कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं, जो कोर्ट बेसिकली इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रही थी, वो कह रही थी कि जो आर्टिकल 368 है वो आर्टिकल 13 से कहीं ज्यादा पावरफुल है। उसका ये भी तो कहना हो सकता है इस बेसिस पर कि फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है। और वो ये भी कह रही थी कि संविधान जो संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, अप्लाई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यानी वो सीधा सीधा कहना चाह रही थी, ओवरऑल ब्रॉड एक सेंस में कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ। वो सब कह रही थी कि संविधान संशोधन लॉ की परिभाषा में नहीं आता है। ये पहला केस सुप्रीम कोर्ट में 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये जजमेंट दिया। अब जो नेक्स्ट केस जाता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। चलिए हम देखते हैं कि सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में जो माइनॉरिटी जज जो थे उनका क्या डिसेंडिंग आर्ग्यूमेंट था, क्या जजमेंट रहा। तो उनमें जो पहला जो जज थे वो जस्टिस मुधुलकर माइनॉरिटी जज थे इस केस में, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। और उन्होंने कहा कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक रिलीजन, जैसे रिलीजन में कुछ कोर चीजें होती है और कुछ चीजें होती है जो उसमें देखिएगा अलग अलग जगहों में अलग अलग मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि हिंदू मैरिज को लेकर, हिंदू मैरिज में जो अग्नि के 7 फेरे जो होते हैं वो एक कोर प्रिंसिपल है। सभी जगह आप देखेंगे, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मैरिज में कहीं भी आप चले जाएं तो वो 7 फेरे जो होते हैं वो लिए ही जाती हैं अग्नि के। लेकिन कुछ कुछ चीजें देखिएगा आपको चेंज मिलेंगी। जैसे साउथ इंडिया में देखेंगे तो मुहूर्त जनरली मॉर्निंग का होता है, नॉर्थ इंडिया में अगर देखेंगे तो वो रात में शादियां होती हैं। तो इसी तरह इनका कहना था जस्टिस मुधुलकर का कि जो संविधान जो होता है वो एक धर्म की तरह होता है, कि धर्म में कुछ चीजें जो कोर चीजें होती है उस पर आप चेंज नहीं कर सकते, उस पर अपना रैशनल व्यू नहीं लगा सकते हैं, कुछ चीजों को चेंज किया जा सकता। उसी तरह संविधान भी होता है, जो वो कोर पॉइंट होते हैं संविधान के, कुछ कोर आर्टिकल होते हैं, उस पर आप
चेंज नहीं कर सकते। दूसरा उनका आर्ग्यूमेंट क्या था, उनका कहना था कि आर्टिकल 368 का यूज करके पूरे संविधान को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब दूसरे जो जज थे जस्टिस हिदायतुल्ला, इनका भी कुछ इसी तरह का ओपिनियन था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था। उनका कहना यह था कि अगर फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता, फंडामेंटल राइट अगर अमेंडेबल होता, तो वो संविधान सभा जो उस समय संविधान लिख रही थी तो उन्होंने प्रक्रिया बता दिया होता। लेकिन फंडामेंटल राइट अमेंडेबल किस तरह होगा, इसका कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया संविधान में मेंशंस नहीं है। इसका यही सेंस निकल के आ रहा है कि फंडामेंटल राइट अनअमेंडेबल है, उस पर चेंज नहीं किया जा सकता। उनका एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर आप, जैसे हम 5 साल में, हर 5 साल में पार्लियामेंट को चुनते हैं, तो जस्टिस हिदायतुल्ला का कहना था कि अगर हर 5 साल में सरकार आए और वो फंडामेंटल राइट को चेंज करे या संविधान पर संशोधन करे, तो हम कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संविधान सभा जो हमारी थी, उस समय जो संविधान सभा लोगों ने चुनी संविधान के निर्माण के लिए, बनाने के लिए, और जो पार्लियामेंट हम हर 5 साल में चुनते हैं, उनके दोनों की पावर सेम है, मतलब उनकी दोनों को सेम एंटिटी, सेम स्टेज पर रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनजस्टिस हो जाएगा। तो इस बेसिस पर जस्टिस हिदायतुल्ला का कहना यही था कि जो फंडामेंटल राइट है वो अनअमेंडेबल है, सेक्रोसेंट। और ये इन्हीं 2 बेसिस जो थे, यही जो माइनॉरिटी जज के जो डिसेंडिंग आर्ग्यूमेंट थे, इन्हीं आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर जो आने वाले सुप्रीम कोर्ट में जो केस आते हैं, उनका रास्ता भी यही कुछ ना कुछ तय कर दिए। अब नेक्स्ट केस जो आते हैं, अभी तक तो हमने यही देखा कि शंकरी प्रसाद में भी पार्लियामेंट आगे निकल चुकी है, सज्जन सिंह वर्सेस केस में भी कोर्ट यही कह रही है कि पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है। तो अब नेक्स्ट जो केस आता है आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1964 में, इस केस में जज के द्वारा जो ओपिनियन दिया गया, उन्होंने पिछले दोनों जो स्टेटमेंट केस के थे, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद का केस, उसको ओवरटर्न करती है और इस केस में, आईसी गोलकनाथ केस में, कहती है कि संविधान संशोधन जो है वो लॉ की डेफिनेशंस में आएगा, और जब लॉ की डेफिनेशंस में आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पर भी आर्टिकल 13 अप्लाई होगा और उस पर भी जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा। और इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए वो जस्टिस हिदायतुल्ला ने जो सज्जन सिंह केस में दिए थे, उन्हीं के बेसिस पे कुछ ना कुछ पर सेम आर्ग्यूमेंट वो इन्होंने भी दिया। और इस केस में जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया कि आर्टिकल 13 जो है हमारा, वो आर्टिकल 368 से कहीं ज्यादा मोर पावरफुल है। तो इस केस के अंदर, आईसी गोलकनाथ केस के अंदर, हम कह सकते हैं कि अब पार्लियामेंट के पावर कहीं ना कहीं लिमिट हो जाते हैं। पार्लियामेंट अब अपने हिसाब से संविधान में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं ला सकती है, या कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं ला सकती है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, उसका वायलेशंस हो। यहाँ तक तो इस केस में पूरी की पूरी पार्लियामेंट के पावर को कहीं ना कहीं एक जगह सीमित कर रही थी, फंडामेंटल के अगेंस्ट। ठीक, अब जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा फेमस केस में माना जाता है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 को जब आता है, तो ये केस कोर्ट में कैसे पहुंचता है, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं कि वो बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे तो 1967 का समय है। आईसी गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में या वॉयलेटिव कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना सकती है। तो अब पार्लियामेंट कहीं ना कहीं उसकी पावर को लिमिट कर रही थी। अब पार्लियामेंट का एक ही मकसद था कि हम समाज पर, इकोनॉमिक लेवल पर समानता लाएं, लोगों को बराबरी करें, और वो कहीं ना कहीं जो जमींदारी क्लास थी हमारी, या फिर कह सकते हैं कि उस समय के जो राजे रजवाड़े थे, उसको जो कुछ फैंसी अधिकार वगैरह मिले थे, कहीं ना कहीं वो समय की जो सरकार थी वो छीनने की कोशिश कर रही थी कि आखिर देश का एक ग्रुप जो बिल्कुल ही मतलब लैंडलेस है, लेबर क्लास है, और एक ग्रुप जो हाईली रिच है, तो उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम को सेट करना चाह रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समानता लाने की कोशिश कर रही थी, कुछ लॉज वगैरह बनाकर। लेकिन संविधान में कुछ आर्टिकल थे जो उसको रोक रहे थे। आईसी गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब फंडामेंटल राइट का वॉयलेटिव करने वाला कोई ऐसा केस पार्लियामेंट कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है। और उस समय इंदिरा गांधी को लगा कि चलो कुछ ऐसा एक्सेप्शन और अब लाते हैं जिससे जो आईसी गोलकनाथ के जो जजमेंट आया है वो पार्लियामेंट पर जो रोक लगा रहा है उसको कम कर दे, उसको रोके। तो इसको देखते हुए पार्लियामेंट ने 2 संविधान संशोधन किए, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इन दोनों संविधान संशोधन का जिस्ट क्या था? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को जोड़ा। जब भी पार्लियामेंट
आर्टिकल 368 का यूज करके पार्लियामेंट अगर संविधान में संशोधन करती है तो उस पर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। पहला चीज ये यहाँ पर चेंज हो गया और इस बात को लिख दिया गया आर्टिकल 13 क्लोज 4। यही नहीं, आर्टिकल 368 पर भी कुछ चेंज किया गया और उससे जोड़ा गया आर्टिकल 368 क्लॉज 3 और इसमें लिख दिया गया कि जब भी पार्लियामेंट संविधान को जो संशोधन करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करेगी, तो उसमें आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। इस बात को 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये दो नई बातों को जोड़ा गया। इसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31 क्लॉज सी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि डीपीएसपी में कुछ ऐसे आर्टिकल होंगे जो फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशंस करते हैं अंडर आर्टिकल 14, 19 और 31। अब एकदम नॉर्मल बात में समझिए कि डीपीएसपी में कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होंगे जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट के पावर को कम कर रहे हैं। ये कुछ डीपीएसपी के आर्टिकल, अब वो आर्टिकल कौन कौन से थे? 39B और 39C। तो ये दोनों पर ये अप्लाई नहीं होंगे। ये अगर 39B और 39C में कुछ भी लॉ लिखा होगा वो इस पर अप्लाई नहीं होंगे। 39B और 39C में क्या लिखा था? यहाँ पे अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो रिसोर्सेस होंगे उसका कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, समान वितरण होगा समाज में। देश की जो संपत्ति होगी, रिसोर्सेस होंगे, उसका समान वितरण, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। वो ये दोनों डीपीएसपी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है और इसमें जो कुछ भी लॉ है वो कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट का वायलेटिव है, इसीलिए तो यहाँ पे मेंशंस भी किया गया है। तो ये जो लॉज थी, ये जो संविधान संशोधन 24, 25 जो थे, इसको 9th शेड्यूल में जोड़ा गया और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने के लिए, ये 24th एंड 25 को चैलेंज करने के लिए केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस सामने आता है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 11 जजों ने अपना जजमेंट सुनाते हैं और वो जो जजमेंट था 6:5 में था। अब केशवानंदा भारती केस में क्या जजमेंट आता है कोर्ट की तरफ से, उसको समझते हैं। तो केशवानंदा भारती केस में कहा गया कि पार्लियामेंट ने जो 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया है वो वैलिड है। इसका मतलब कोर्ट ये कहना चाह रही थी कि फंडामेंटल राइट को अब चेंज किया जा सकता है, बट उन्होंने एक लिमिटेशंस लगाया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि सिंपली आप समझ लीजिए कि आपका घर का डिजाइन है, वो डिजाइन वही रहेगा, जो कमरा, बेडरूम जहां पर है या बाथरूम जहां पर है या किचन है वो सेम रहेगा, मतलब डिजाइन चेंज नहीं होगा, उनका जो बेसिक जो फाउंडेशन है वो चेंज नहीं होगा घर का। आप उस पर कलर वगैरह कुछ भी चेंज, मॉडिफिकेशन कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक चीज सेम ही रहेगा। और इसी को कहा गया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये आर्ग्यूमेंट जो था कोर्ट का, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो सज्जन सिंह केस में जो जस्टिस मुधुलकर ने कहा था कि आप कोर चीजों को, जैसे धर्म में कोर चीज को सेम ही रहता है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशंस के भी कुछ कोर चीज है उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। उन्हीं के बेसिस पर आप कह सकते हैं, उन्हीं के आधार पर इस जजमेंट को दिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब क्या है ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? इसके बारे में कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर अलग अलग जजमेंट में हम इसको बात करते रहेंगे। आप ऐसा समझ लिए कि ये अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें ये कोर चीज है और इस पार्ट को पार्लियामेंट इस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, इसमें चेंज नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। बेसिक स्ट्रक्चर का कोर चीज क्या क्या है, तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देख सकते हैं, इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहेगी, पार्लियामेंट में जो लोग होंगे वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। इंडिया इक्वालिटी की बात, समानता रहेगी, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है या सोशल जस्टिस, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर, स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का सेपरेशन होगा, ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। इसके बाद जैसे इंडिया रिपब्लिक है, लोक गणतांत्रिक है, ये बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर में आता है। तो कोर्ट ने कहा कि हम इसको पूरा क्लियर नहीं कर रहे हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ये हम अलग अलग जजमेंट के थ्रू इसको हम इवॉल्व करते रहेंगे, इसको बढ़ाते रहेंगे। तो अब एक
कंक्लूजन पे हम यहाँ पहुंचे हैं अभी तक कि जो कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में कहा कि फंडामेंटल राइट को भी चेंज किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान की है उसमें अगर कोई इफेक्ट, उसमें अगर कोई छेड़खानी ना हो रहा हो तो। ठीक है, फिर आगे कई सारे केस आते हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कस।